ये क्या कह रही हो नैना तुम? मैं उस मोटे गेंडे से शादी हरगिज भी नहीं करूंगी। नैना की तो आंखें हैरत के मारे फटी रह गईं। कैसी बातें कर रही हो पल्लवी? तुम श्रेयांश को मोटा कर रही हो? अरे इतनी गजब की पर्सनालिटी बनाई है उसने। लड़कियां तो ठंडी आहें भरती हैं उसे देखकर। जिम जाकर कड़ी मेहनत के बाद उसने वो बॉडी बनाई है, और तुम उसे मोटा कर रही हो। पल्लवी का श्रेयांश को यूं मोटा कहना नैना को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। मुझे तो लगा था श्रेयांश के रिश्ते के बारे में सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगी। जानती भी हो कितनी मुश्किलों के बाद मैंने घर वालों को इस रिश्ते के लिए तैयार किया है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो मुझे अपनी सास को मनाने में आई थी। कार्तिक और श्रेयांश की तो कोई बात नहीं। श्रेयांश ने तो सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि भाभी आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। और तुम हो कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर रही हो। तो क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? मेहनत करने से पहले आपने मुझसे पूछा था क्या? पल्लवी गुस्से के मारे झल्ला उठी, जबकि संजना जी भी हैरत से अपनी बेटी पल्लवी को देख रही थी। उन्हें भी श्रेयांश का रिश्ता पसंद था। पिछले 6 महीने से घर के लोगों के बीच में श्रेयांश और पल्लवी का रिश्ता तय हो चुका था, और ये काम नैना ने ही सरंजाम दिया था। वही दिल से चाहती थी कि पल्लवी उसकी देवरानी बन जाए और दोनों बहनें एक ही घर में रहें। और जब नैना ने इतना जोर दिया तो घर के बड़े भी उस समय राजी हो गए थे। श्रेयांश तो दिल से राजी था, क्योंकि पल्लवी खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी थी, मैच्योर थी, और श्रेयांश को ऐसी ही लड़कियां पसंद थीं। इसलिए उसने नैना से साफ कह दिया था कि उसे इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं है। उस वक्त इस रिश्ते को पल्लवी ने सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि उस वक्त पल्लवी के दिल में किसी और के लिए जज्बात नहीं थे। लेकिन अब मामला अलग था। संजना जी तो इस रिश्ते से बहुत खुश थीं, क्योंकि नैना नैना जिस तरह उस घर में राज कर रही थी वैसे ही पल्लवी भी उस घर में जाकर राज करती। और फिर वो लोग कोई अजनबी तो नहीं थे। रमेश जी के बचपन के दोस्त प्रताप जी के बेटे के साथ नैना की शादी हुई थी, और अब नैना चाहती थी कि उसके देवर श्रेयांश के साथ पल्लवी की शादी हो जाए। और वाकई ये रिश्ता हाल में जितने भी रिश्ते आए थे उन सबसे अच्छा था। पता नहीं पल्लवी को किस बात पर ऐतराज था। किचन से चाय लेकर आती तनु के कदम भी ठिठक गए। ट्रे टेबल पर रखते हुए वो पल्लवी से कहने लगी, लेकिन पल्लवी दीदी, आप श्रेयांश भैया से शादी क्यों नहीं करना चाहती? इतने अच्छे हैं वो, इतने क्यूट से, कितनी प्यार से बात करते हैं। जबकि नैना को तनु का यूं अपने फैमिली मैटर के बीच बोलना एक आंख नहीं भाया। अपनी औकात में रहा करो। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है। जाओ जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करो। अच्छा सा लंच तैयार करना। कार्तिक आज यहीं लंच करेंगे। वो गुस्से से भड़कते हुए बोली तो तनु उदास मन से किचन में चली आई, जबकि नैना पल्लवी को इस रिश्ते के लिए तैयार करने लगी। अपने आंसू पहुंचते हुए तनु दोबारा से काम में लग चुकी थी। इस घर में उसे नैना की तरफ से हमेशा तिरस्कार ही मिला था। बाकी सब लोग उस पर जान नहीं छिड़कते तो इस तरह उसका अपमान भी नहीं करते थे। संजना मामी और सुरेश मामा उसकी जरूरतों का ख्याल रख लेते थे। पल्लवी पल्लवी की तो बात ही अलग थी। घर में सबसे ज्यादा पल्लवी ही तनु का ख्याल रखती थी, और तनु को भी पल्लवी से दिली लगाव था। बहन के मरने के बाद सुरेश जी अपनी बहन की आखिरी निशानी को अपने घर ले आए थे, और संजना जी ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया था। उनकी 2 बेटियां थीं। तनु भी रह लेती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वैसे भी तनु एक सीधी सादी मासूम सी बच्ची थी। रात होते होते ये फैसला हो गया था कि श्रेयांश और पल्लवी का रिश्ता होगा, और सबके दबाव देने पर पल्लवी ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था। लेकिन तनु ने पल्लवी की आंखों में दुख और बेचैनी के भाव देखे थे। और ऐसा क्यों था, ये राज भी बहुत जल्दी ही खुलने वाला था। जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नैना ने बहुत जल्दी मचाई हुई थी। वो जल्द से जल्द अपनी बहन पल्लवी को अपने घर लाना चाहती थी, और इसीलिए शादी की तारीख सिर्फ 15 दिन के बाद की रखी गई थी। देखते ही देखते 15 दिन भी गुजर चुके थे, और आज बारात थी। पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। पल्लवी को दुल्हन बनाकर कमरे में बिठा दिया गया था। कुछ ही देर में बारात आ जानी थी, और फिर दूल्हा दुल्हन को मंडप में बिठाना था। तनु कमरे के कोने में सहमी हुई बैठी थी। बाहर शादी की रौनक अपने चरम पर थी। हंसी, शोर, ढोल की थाप। लेकिन उस कमरे के अंदर एक घुटन भरी खामोशी थी। तनु का दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था। उसके हाथ पैर भी सुन्न पड़ने लगे थे। हर बीतता पल जैसे उसकी सांसों पर भारी हो रहा था, कि तभी एक आवाज ने उसे चौकन्ना कर दिया। दरवाजे के बाहर कुछ बातचीत हो रही थी।
वो धीरे धीरे चलकर दरवाजे के पास गई और कान लगा दिए। बारात आ चुकी थी और तनु का दिल जैसे एक पल को थम गया। अब तो कुछ ही देर में सबको पता चलने वाला था कि पल्लवी पल्लवी घर से भाग चुकी है और उसे भगाने वाली कोई और नहीं बल्कि तनु थी। वो खुद को कितना भी समझा रही थी लेकिन डर, पछतावा और घबराहट उसके चेहरे से साफ थी। क्या होगा जब सब लोग जान जाएंगे? कौन यकीन करेगा कि उसने ये सब पल्लवी की जान बचाने के लिए किया? उसके विचारों की कड़ी तब टूटी जब दरवाजे पर जोर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, आवाज में गुस्सा था। तनु का दिल जैसे पसलियों को चीर कर बाहर आने को बेताब हो उठा। वो कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे खोल दिया। सामने ही नैना दीदी खड़ी थी, उनकी आंखों में हैरानी और माथे पर चिंता की लकीरें। कहाँ थी तुम? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? उन्होंने भीतर आते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई। और पल्लवी, वो कहाँ है? तनु चुप रही, उसकी आवाज जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ तनु, बोलो। नैना ने उसके करीब आकर उसके कंधे पकड़ लिए, जबकि तनु की आंखों में आंसू भर आए थे। पल्लवी अब यहाँ नहीं है दीदी। क्या मतलब? यहाँ नहीं है तो कहाँ गई वो? वो चली गई। क्या? अकेली? कहाँ चली गई वो? नैना अब सच में घबरा चुकी थी। साफ साफ बताओ कहाँ है वो? तनु ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, दीदी दीदी उसने कहा था अगर जबरदस्ती शादी हुई तो वो अपनी जान दे देगी, बस इसीलिए इसीलिए वो चली गई। नैना एक पल को जैसे स्तब्ध रह गई। हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई। नैना की आंखें अब भीग चुकी थीं। कहीं कुछ तो बताया होगा, कुछ तो बताया होगा ना उसने। कहाँ ढूंढे हम उसे? क्या हासिल करना चाहती है वो ये सब करके? तनु अब फूट फूट कर रो रही थी। मुझे नहीं पता दीदी, मैं सच कह रही हूँ। नैना ने तेजी से दरवाजा बंद किया और अंदर की कुंडी लगाकर जमीन पर बैठ गई। उसका सिर थककर दीवार से जा टिका। फोन, उसका फोन, फोन लेकर गई है ना? उसने अचानक पूछा। तनु ने धीरे से सिर हिलाया। नैना ने तुरंत पल्लवी का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद की झलक दिखी। बस एक बार उठा लो पल्लवी, बस एक बार। लेकिन कॉल कट गई। नैना का चेहरा अब और भी बुझ गया। अब क्या होगा? नैना ने दोबारा से पल्लवी का नंबर मिलाया लेकिन इस बार फोन बंद था। उसकी उम्मीद की आखिरी डोर भी अब टूट चुकी थी। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। चेहरा थकान और पछतावे से झुका हुआ था। मन ही मन वो अब उस फैसले को कोस रही थी जब उसने जबरदस्ती पल्लवी और श्रेयांश की शादी तय की थी। सारा परिवार, रिश्तेदार, सबकी इज्जत दांव पर थी। नैना ने भीगी आंखों से तनु की ओर देखा। धीमी मगर भारी आवाज में पूछा, तुमने मदद की थी ना उसे भगाने में? तनु घबरा गई। डरते हुए उसने ना में सिर हिला दिया, पर उसका चेहरा सब कुछ सच बता रहा था। नैना कुछ कहने ही वाली थी तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ और उसकी सास खड़ी थी। क्या बात है, परेशान क्यों हो? और ये पल्लवी तैयार हुई या नहीं? संजना जी ने सवालिया नजरों से बेटी को देखा। नैना ने उन्हें बिना कुछ कहे कमरे के अंदर बुलाया और दरवाजा बंद करके पूरे हालात बयां कर दिए। अब तीनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तुम्हारे पापा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हें पता चला, संजना जी ने घबराकर कहा। माया जी ने बात काटते हुए कहा, बात ये नहीं है कि वो कहाँ गई, बल्कि बात ये है कि अब हम रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे? बारात आ चुकी है। नैना रोते हुए बोली, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मम्मी। श्रेयांश ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उस पर पानी फेर दिया। पल्लवी ने तो मेरी गर्दन झुका दी सबके सामने। संजना जी चुपचाप तनु की ओर देखने लगी। एक बेटी भाग गई और दूसरी का दुख भी उन्हें नजर आ रहा था। और फिर एकाएक बोली, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक हल है हमारे पास। क्या हल? माया जी ने चौंक कर पूछा। तनु और श्रेयांश की शादी करवा देते हैं, यही सबसे सही समय है। जब तक लोग जान पाएंगे कि पल्लवी भाग गई है, हम इज्जत समेट चुके होंगे। ये क्या कह रही हो तुम? माया जी ने विरोध करना चाहा। बहन जी, तनु भी तो हमारी ही बेटी जैसी है ना, और हम लोगों की इज्जत इससे बच जाएगी। आप बस प्रताप भाई से बात कीजिए। नैना को ये सब सुनकर जैसे किसी ने जमीन से उखाड़ दिया हो। मम्मी, आप होश में तो हैं? तनु अभी सिर्फ 17 साल की है। श्रेयांश से उसकी उम्र में 11 साल का फर्क है। आप कैसे सोच सकती हैं ऐसा? ऐसा नहीं सोचूं तो क्या करूं? अब तुम्हें तनु में भी कमी दिख रही है? सिर्फ 17 साल की है तो क्या हुआ, 2 महीने बाद 18 की हो जाएगी।
जब लड़की बालिग होने के करीब हो तो उसकी शादी में कौन सी बड़ी बात रह जाती है। संजना जी ने नैना की बात को अनसुना करते हुए साफ लहजे में कहा, लेकिन नैना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पल्लवी की जगह तनु उसकी देवरानी बने। तनु से तो उसे शुरू से ही चिढ़ रही थी और अब तो उसे अपने बराबर कैसे देख सकती थी। अब तुम बहस मत करो, मैं खुद तुम्हारे पापा से बात करने जा रही हूँ। और प्लीज माया, तुम भी जाकर प्रताप भाई से बात करो। कहती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई और कुछ ही समय में स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। बिना किसी की सहमति लिए श्रेयांश और तनु की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। पल्लवी की गैर मौजूदगी सबके लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन सामने पूरा समाज खड़ा था, रिश्तेदारों की नजरें थी और उन सबके सामने खानदान की इज्जत बचाना जरूरी था। तनु तो जैसे खुद किसी और ही दुनिया में थी। उसका सपना था जब पल्लवी दीदी दुल्हन बनेंगी, शादी में वो नई नई ड्रेस पहनेगी, मेहंदी लगाएगी, मेकअप करवाएगी, अच्छे अच्छे पकवान खाएगी। लेकिन इस शादी में अब वो खुद ही दुल्हन बनाकर बिठा दी गई थी। उसका मन कांप रहा था, चेहरा उतर चुका था, हाथ पैर भी ठंडे पड़ चुके थे। वो बड़े मुश्किल से हर रस्म निभा रही थी। जब शादी पूरी हुई, लोगों ने आकर आशीर्वाद दिए, बधाइयां दी, तो तनु ने झुके सिर और डबडबाई आंखों से सबको प्रणाम किया। लेकिन उसका मन अंदर से एकदम सुन्न पड़ चुका था। वही नैना सबसे अलग एक कोने में खड़ी थी, जिसकी मुट्ठियां गुस्से और बेबसी से भींची हुई थी। रमेश जी ने तनु के सिर पर प्यार से हाथ रखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने आंचल से चुपचाप उन्हें पोंछ लिया। दूसरी ओर श्रेयांश पूरी तरह बिखरा हुआ सा लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा हुआ था। लेकिन उसका मन अंदर से टूटा हुआ था। उसकी होने वाली दुल्हन उसे मंडप में अकेला छोड़कर चली गई थी और अब उसके नाम के साथ एक ऐसी लड़की को जोड़ दिया गया था जो ना तो उसकी हम उम्र थी, ना उसकी साथी। तनु अब भी बची ही थी और ये शादी सिर्फ खानदान की इज्जत के नाम पर की गई थी। वो अंदर ही अंदर पल्लवी के लिए गुस्से से उबल रहा था। कसम खाता हूँ पल्लवी, चाहे तुम जमीन के अंदर छुप जाओ या कहीं आसमान में उड़ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि सारी उम्र याद रखोगी। उसने मन ही मन पल्लवी से गुस्से से बोला था। उधर शादी का भोज चल रहा था। मेहमान व्यस्त थे, लेकिन रमेश जी एक कोने में खड़े अपनी पीड़ा को भीतर ही भीतर निगल रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी पल्लवी, जिस पर उन्हें नाज था, गर्व था, आज उन्हें सिर झुकाने पर मजबूर कर गई थी। उसी समय एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही थी। उसमें एक लड़की खामोशी से बैठी थी। उसका चेहरा आधा मास्क में ढका हुआ था, बदन पर काली चादर और शादी की खूबसूरत चमकदार लहंगे की झलक को छिपाने की भरपूर कोशिश। वो पल्लवी थी। आंखों में ढेर सारे आंसू भरे हुए थे। गोद में एक छोटा सा बैग रखा था और चेहरे पर पछतावे की एक गहरी छाया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी और वो शहर पीछे छूटता जा रहा था। एक शहर जहां उसने अपने घर वालों को, अपनी पहचान को, सब कुछ को छोड़ दिया था और अब इस शहर से आकर भी इससे दूर जा रही थी। वो शहर जहां वो एक अनजान मोहब्बत के पीछे अपनी दुनिया जलाकर भाग आई थी, अब उसी शहर से फिर से भाग रही थी। उसे एक गलत फैसले से भाग रही थी जिसे उसने प्यार समझकर किया था। वो लड़का जिससे वो बेपनाह मोहब्बत कर बैठी थी, आज वही उसे कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था। फोन लगातार बज रहा था, वही नंबर, वही आवाज। लेकिन अब पल्लवी का मन बदल चुका था। जब कॉल कट हुई तो उसने फोन स्विच ऑफ किया, सिम कार्ड निकाला और उसे बहुत देर तक निहारती रही। फिर दो आंसू उसकी आंखों से गिरे। उसने दिल खड़ा किया और फिर वो सिम तोड़ दिया। सीट के टेक से सिर टिकाते ही उसकी आंखों के सामने वो तमाम पल तैरने लगे। वो मोहब्बत, वो शरारतें, वो छुप छुप कर मिलना, वो कस्में और फिर आज की ये हालत। वो टूटी हुई नहीं थी, बल्कि वो बिखर गई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में एक ही नाम गूंज रहा था, मंजीत, मंजीत राजपूत। घर से निकलते वक्त उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। अपने माँ बाप की इज्जत, उनका भरोसा, अपना नाम, अपना सम्मान, सब कुछ सिर्फ एक इंसान की मोहब्बत में कुर्बान कराई थी। उसे पता था, उसे लगा था वो मोहब्बत उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। लेकिन जैसे ही वो उस पते पर पहुंची जो मंजीत ने उसे भेजा था, उसके पांव थम गए, सांसें अटक गईं। वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी जब अंदर से आती आवाजों ने उसके होश छीन लिए थे। क्या हो गया है सुरभि? अरे मंजीत राजपूत सिर्फ अपनी सुरभि का है, किसी पल्लवी का नहीं, और ना कभी होगा। यही आवाज थी, वही इंसान था, वही मंजीत।
वही जिसके लिए वो ये दुनिया भी छोड़ना चाहती थी। अपना नाम सुनकर उसकी रूह कांप गई। शायद वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। सामने से एक लड़की रूठे लहजे में पूछ रही थी, अच्छा तो वो लड़की पल्लवी वो क्या है तुम्हारे लिए? और जो जवाब आया था वो किसी जहर से ज्यादा जानलेवा था। वो तो एक बदला है, आहूजा खानदान से लिया गया बदला। उस रियांश ने मेरे बिजनेस को तबाह किया था और मैंने उसकी इज्जत को, उसके सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। जिस दिन वो लड़की अपने घर से मेरे लिए निकली, उसी दिन मैंने जीत हासिल कर ली। अब देखना कैसे उसे उसकी औकात दिखाता हूँ। उसे लगता है कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बेवकूफ कहेंगी, इतनी भी अकल नहीं उसमें कि ये समझे अगर पीछे खाई थी तो आगे कुआं है। उसके हर शब्द में जहर था, नफरत थी, तिरस्कार था, और अगर कुछ नहीं था तो वो थी मोहब्बत। वहां न इज्जत थी, न एहसास, न कोई जुड़ाव। सांस रोककर, आंखों में आंसू भरकर पल्लवी वहीं खड़ी सब कुछ सुनती रही। उसकी आंखें तो एकदम पत्थर की हो चुकी थीं और दिल ऐसा लग रहा था मानो किसी ने निचोड़ कर फेंक दिया हो। उसने एक आखिरी बार उस इंसान की तरफ देखा जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठी थी, और फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकवे के, बिना किसी आहट के वो वापस मुड़ गई। आज उसे पहली बार समझ आया कि गलती मंजीत की नहीं, कसूरवार तो वो खुद भी थी। हाँ वही, जो अपने अपनों को छोड़कर एक पराये की झूठी बातों में आ गई, जो अपनी माँ की गोद, बाप की आशीर्वाद, बहन की मुस्कान और भाई के भरोसे को त्याग कर एक गैर के इश्क में अंधी हो गई थी। उसे क्यों लगा उसे क्यों लगा कि जिस रास्ते में अपनों की दुआएं ना हो, सिर्फ एक शख्स की चाहत हो, वो उसे सच्ची खुशियां देगा। कैसे मान लिया उसने कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम है, देने का नहीं। अब वो वहां से निकल चुकी थी, लेकिन कहाँ जाना है ये सवाल उससे चिपक कर बैठ गया था। हैदराबाद से मुंबई आ चुकी थी, लेकिन इस अनजान शहर में उसका कोई भी नहीं था। बहुत देर तक वो यूं ही रास्तों पर भटकती रही। फिर उसे अपनी एक पुरानी सहेली याद आई, जो उसके साथ पढ़ती थी और अब शादी के बाद मुंबई में ही रहती थी। एक बार वो उसके घर पहले भी आ चुकी थी, तो उसे उसका पता याद था। अब वही एक उम्मीद बाकी बची थी, क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। सारे पुल तो वो खुद जला चुकी थी। अब अगर कुछ बचा था तो बस खुददारी, और अगर वो भी न बचती तो शायद वो जिंदा न रह पाती। लेकिन खुद को मार लेने से अच्छा उसे यही लगा कि अब वो खुद के लिए एक नई जिंदगी चुने, दर्द से भरी मगर सच्ची। वो चाहती थी कि जो दर्द उसने अपनों को दिया है, वैसे ही तकलीफ वो खुद भी महसूस करे। ट्रेन तेज रफ्तार से भाग रही थी और उसका दिल डर और पछतावे के बोझ तले दबा जा रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस दोस्त के पास वो जा रही है वो उसे अपनाएगी भी या नहीं, पर फिर भी वो भगवान के भरोसे जा रही थी। दिल में तनु का ख्याल भी बार बार दस्तक दे रहा था। न जाने वो मासूम लड़की जिसे वो अपनी जगह छोड़ आई थी, इस तूफान से कैसे जूझ रही होगी। घर में विदाई की रस्में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन रमेश जी का मन बुरी तरह से विचलित था। तनु ने अभी अभी 12वीं क्लास पास की थी और उसके आगे पढ़ने के सपने थे। उसकी आंखों में उम्मीदें थीं, लेकिन उन सब पर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा था। रमेश जी ने आखिरकार अपनी बेचैनी प्रताप जी के सामने जाकर रख दी। सब कुछ बता दिया, अपनी लाचारी, अपनी चिंता और मन का दर्द। प्रताप जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रमेश फिक्र मत करो, मेरा बेटा श्रेयांश बहुत समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेगा। और रही बात तनु की, तो अब वो मेरी बहू है, मैं उसे बेटी की तरह रखूंगा। उसकी पढ़ाई से लेकर हर जिम्मेदारी मेरी है। वो जहां तक पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। अब बस चैन से बैठो, बचपन की दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। रमेश जी की आंखें भर आईं। उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। तनु की विदाई हो गई थी। उसने ये शादी सिर्फ इसलिए स्वीकार की क्योंकि संजना जी की डांट और उनके दबाव के आगे वो कुछ कह न सकी। रमेश जी ने जितनी नरमी से उसे कहा, वो इनकार करने की हिम्मत न कर सकी और चुपचाप श्रेयांश की दुल्हन बन गई। जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया गया, लेकिन तनु भीतर से कांप रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। उसका डर और झिझक माया जी ने तुरंत भांप लिए और उन्होंने सारी रस्में कैंसिल कर दी। तनु को सीधा श्रेयांश के कमरे में भेज दिया गया। नैना के चेहरे पर कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिल में आग धधक रही थी। वो तनु को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ पल्लवी की छवि थी। वो मन ही मन बुरी तरह बड़बड़ा रही थी,
एक बार हाथ लग जाओ पल्लवी, अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगी। कमरे के दरवाजे पर रुकते हुए नैना ने तनु से कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। कपड़े चेंज करने हैं तो सब अलमारी में है। पल्लवी का साइज लगभग तुम्हारे जैसा ही है, इसलिए सब इस्तेमाल कर सकती हो। वैसे ही जैसे उसका छोड़ा हुआ पति तुमने अपना लिया, तो चीजों को इस्तेमाल करने में संकोच बिल्कुल भी मत करना। उसकी आवाज में जहर था, तंज था, लेकिन 17 साल की तनु इन बातों का मतलब समझने के काबिल नहीं थी। वो तो कमरे की खूबसूरती और उसमें अकेले होने के एहसास से ही डर रही थी, वो भी एक अजनबी मर्द के साथ। उसका दिल कर रहा था कि नैना से कहे, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लग रहा है, पर उसके होंठ बंद थे, आवाज गुम थी। मंजीत कमरे के कोने में खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से से भारी हुई थी। वो पूरी तरह टूटा हुआ था। एक नंबर की झूठी निकली। कहती थी मुझसे मोहब्बत करती है, अगर कहती होती तो आज यहाँ मेरे पास होती, मेरी दुल्हन बनकर। वो पल्लवी को याद करते हुए दिल ही दिल में गुस्से से तप रहा था। धोखेबाज, बेवफा लड़की। मंजीत राजपूत गुस्से से झल्लाता हुआ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। सुरभि से बात खत्म करने के बाद वो नीचे आया था और काफी देर तक पल्लवी का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। तभी उसके एक आदमी का फोन आया जो इस वक्त हैदराबाद के शर्मा मेंशन में श्रेयांश और पल्लवी की शादी में जासूसी के लिए मौजूद था और समय समय पर वहां की रिपोर्ट भी भेज रहा था। सर, कब से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे? अच्छा जल्दी बोल, क्या कहना है? यही ना कि वो लड़की शादी करके श्रेयांश आहूजा के साथ विदा हो गई? धोखेबाज थी वो, मुझे पहले ही शक था। मंजीत ने नफरत से कहा और गर्दन झटक दी। नहीं सर, उस आदमी ने आवाज में घबराहट के साथ कहा, आप गलत समझ रहे हैं। उनकी बेटी पल्लवी तो घर छोड़कर भाग गई है और शादी श्रेयांश की रमेश जी की बहन की बेटी तनु से हुई है। ये सुनते ही मंजीत के होश उड़ गए, उसका पूरा वजूद सुन्न हो गया। क्या 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 कहा तुमने? उसको अपनी आवाज तक अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी। मैं सच कह रहा हूँ सर, पल्लवी मैडम तो गायब हैं। श्रेयांश ने तो घर में हंगामा मचा दिया था, लेकिन शादी तनु से कर दी गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर वो घर से भागी है और मेरे पास नहीं आई, तो फिर कहाँ गई? ये सवाल मंजीत को किसी थप्पड़ की तरह लगा। उस आदमी ने हैरानी से कहा, सर, वो तो सिर्फ आपको ही जानती है। अगर आपके पास नहीं गई तो फिर और कहाँ जा सकती है? मंजीत ने कॉल होल्ड पर डाली और वॉचमैन के पास पहुंचा। यहाँ कोई लड़की आई थी आज? मंजीत ने सीधा सवाल पूछा। वॉचमैन ने सर झुकाते हुए धीरे से कहा, जी साहब, एक लड़की आई थी। नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसके पास आपका विजिटिंग कार्ड था। आपसे मिलना है उसने कहा था, तो मैंने उसे अंदर भेज दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर निकली और कैब लेकर चली गई। मंजीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यानी वो आई थी और शायद उसी वक्त उसने सुरभि के साथ उसकी बातें सुन ली। उसके होंठ दांतों तले दब गए, इतनी जोर से कि खून छलक आया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो वॉचमैन पर चीखा, पर अब कुछ कहने सुनने का कोई मतलब नहीं था। वॉचमैन जैसे छोटे आदमी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मंजीत का सीना जल रहा था और अब पहली बार उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। वो तुरंत अपने आदमी की कॉल कट करके पल्लवी का नंबर डायल करने लगा, लेकिन आवाज आई, डायल किया गया नंबर इस समय बंद है। मंजीत का दिल डूब कर रह गया, सब कुछ खत्म हो गया था। वो गाड़ी की सीट पर सिर झुकाकर बैठ गया, बालों को नोचता हुआ आसमान की ओर देखने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन चीख भी नहीं पा रहा था। ये सब उसी का किया धरा था। लेकिन लेकिन अब वो गई कहाँ? गई होगी तो गई कहाँ? वो तो किसी को यहाँ शहर में जानती भी नहीं। अगर इस अनजान जगह पर उसे कुछ हो गया तो? एक अनहोनी का डर उसके सीने से लिपट गया। उसने फौरन अपने आदमी को लौट आने को कहा और पल्लवी की तलाश शुरू करने का आदेश दे दिया। श्रेयांश काफी देर दोस्तों के साथ बाहर रहने के बाद घर लौटा था। प्रताप जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर तनु के साथ अच्छे से व्यवहार करने को कहा। नैना जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कार्तिक उसका रास्ता रोकते हुए गुस्से से बोला, तुमने ये सब क्यों किया? तुम जानती थी ना कि तुम्हारी बहन किसी और से मोहब्बत करती है, फिर भी उसे मेरे भाई के साथ जोड़ दिया। कार्तिक प्लीज हाथ छोड़ो, मुझे सच में नहीं पता था। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन कार्तिक का गुस्सा कम नहीं हुआ। झूठ झूठ मत बोलो, तुम उसकी बहन थी, तुम्हें सब कुछ पता था। तभी तो शादी की इतनी जल्दी की थी तुमने। तुम्हें डर था ना कि वो भाग न जाए, और देखो वो भाग गई।
उसकी आंखों में नफरत थी, शब्दों में तिरस्कार, और नैना की आंखों से बहता हुआ पानी जो सफाई नहीं दे पा रहा था, बस चुपचाप बह रहा था। प्लीज कार्तिक, आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। वो दर्द से सिसकती हुई। लेकिन कार्तिक का गुस्सा कम नहीं हुआ। दिल तो करता है अभी कभी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आऊं। तुम सबने मिलकर हमें धोखा दिया है, उस मासूम तनु की जिंदगी बर्बाद कर दी। मासूम नहीं है वो, नैना अचानक चिल्ला पड़ी। पल्लवी को भगाने में उसी का हाथ है। कार्तिक का चेहरा सख्त पड़ गया। उसने घूरते हुए कहा, खबरदार, तनु पर इल्जाम लगाया तो अपनी बहन की गंदी करतूत किसी और के सिर मरते शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी बहन दूध पीती बच्ची नहीं थी जो तनु की बातों में आकर घर से भाग गई। नहीं, नहीं नैना, गलत तुम्हारी बहन थी। तुम्हारी बहन की नीयत ही गलत थी। तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, चालबाज और मतलबी। तुम तो मेरी नफरत के भी लायक नहीं थी और मैं तुम पर अपनी मोहब्बतें लुटाता रहा। वो एक झटके से खुद को अलग करता बाथरूम की ओर चला गया। नैना ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को दबा दिया। अब उसे तनु के साथ साथ पल्लवी पर भी गुस्सा आने लगा था। आज जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ पल्लवी की वजह से हो रहा था। ससुराल में पैर जमाने के चक्कर में उसने सब कुछ खो दिया था। रात के 9 बज चुके थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। आरती, देखो तो जरा दरवाजे पर कौन है। आरती की सास ने काम करते हुए आवाज लगाई। आरती फ्रिज बंद करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पल्लवी को देखकर हैरान रह गई। पल्लवी, तुम? वो कभी पल्लवी को देखती तो कभी पीछे मुड़कर अपनी सास को, जो आंगन में काम करते हुए अब उसकी ओर देखने लगी थी। कौन है आरती? वहां यूं क्यों खड़ी हो गई? सास ने पीछे से कड़े लहजे में पूछा। मम्मी जी, दोस्त है मेरी, पल्लवी, उसने जवाब दिया और फिर पल्लवी से बोली, आओ ना अंदर पल्लवी। पल्लवी अपने बैग पर कसकर पकड़ बनाए अंदर दाखिल हुई थी। उसकी चाल में डर और झिझक थी। आरती की सास के माथे पर बल पड़ गए। ये लड़की कौन है? कौन सी दोस्त है तुम्हारी? मैं तो इसे जानती तक नहीं, उन्होंने हैरानी से कहा। मम्मी जी, स्कूल की पुरानी दोस्त है, एक ही मोहल्ले में रहते थे, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी। आरती खुद उलझन का शिकार थी कि पल्लवी अचानक उसके घर क्यों आई है, वो भी इस हाल में और इस वक्त। एक मिनट, तुम अंदर चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आरती की सास ने अंदर जाते हुए सख्त शब्दों में कहा। पल्लवी, तुम यहाँ अचानक, बताया भी नहीं आने से पहले? आरती ने धीरे से पल्लवी से पूछा। पल्लवी की आंखें भर आईं। क्या बताती आरती, मेरे साथ जो हुआ वो कहने लायक भी नहीं है, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम रुको, मैं पहले मम्मी जी की बात सुनकर आती हूँ, फिर तसल्ली से तुम्हारी बात सुनती हूँ। वो फुसफुसाते हुए पल्लवी को वहीं छोड़कर सास के पास पहुंची। ये क्या तरीका है, आधी रात को किसी के घर आना, वो भी अकेली लड़की? कौन है ये, किस खानदान से है? सास ने सवालों की बौछार कर दी। रिलैक्स मम्मी जी, पल्लवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शायद किसी परेशानी में है इसीलिए आई है, आरती ने धीमे स्वर में जवाब दिया। कहाँ से आई है? सास ने दोबारा पूछा। पहले हैदराबाद में थी, शायद अब यहीं कहीं है, आरती ने सर झुकाते हुए कहा। मतलब तुम्हें खुद ही पता नहीं? अभी इसी वक्त उसे वापस भेजो, ये कोई सराय नहीं है, सास ने ठंडी लेकिन तीखी आवाज में फैसला सुना दिया। मम्मी जी प्लीज, वो हमारे घर मेहमान बनकर आई है और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आरती ने धीमे स्वर में अपनी सास को समझाने की कोशिश की, पर सास का चेहरा सख्त हो चुका था। बिन बुलाए मेहमान जान का बवाल होते हैं आरती, मैं कह रही हूँ उसे घर वापस भेजो। भगवान न करे बाद में पता चले कि वो घर से भागी हुई है तो क्या करेंगे हम, सास ने दांत किचकिचाते हुए तीखे स्वर में कहा। तभी पीछे से पल्लवी की टूटी आवाज उभरी। आंटी, मैं यहाँ सिर्फ आज रात के लिए रुकूंगी, प्लीज इंसानियत के नाते ही सही, बस इतनी सी मदद कर दीजिए। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, मेरी वजह से आपको या किसी को भी तकलीफ पहुंचे ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। उसकी आवाज में जितनी लाचारी थी उतनी ही आत्मगिलानी भी। उसकी बात पर सास ने मुंह फेर लिया, जबकि आरती खुद शर्मिंदा सी खड़ी रह गई। ऐसी बात नहीं है पल्लवी, मम्मी जी का वो मतलब नहीं था, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। आरती ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लौटी। वो समझ चुकी थी कि यहाँ भी उसका ठहरना अब एक रात का है। उधर मंजीत रात भर सड़कों पर भटकता रहा, जैसे उसका चैन, उसकी नींद और उसका होश सब कुछ कहीं खो गया हो। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पल्लवी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कार की स्टेयरिंग पर वो मुक्के बरसाता रहा। हे भगवान, मेरी मदद कर, कहाँ ढूंढूं उसे? वो खुद से बड़बड़ाता रहा। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था
और आंखें आंखें एकदम से बुझ चुकी थीं। पल्लवी, तुमने मुझसे दूर जाकर अच्छा नहीं किया। एक बार मिल जाओ, फिर देखना ऐसी जगह कैद करूंगा जहां बस तड़पती रहो। वो पागलों की तरह चीख पड़ा। उसके जहन में पल्लवी की वो मासूम सी आवाज गूंजने लगी। मंजीत, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? बहुत भरोसा करती हूँ आप पर। आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन जिस दिन आपने धोखा दिया ना, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये आवाज उसकी आत्मा पर चोट कर गई। क्या वाकई वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी और मैं ही उसकी मोहब्बत को समझ न सका। वो दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। आंखों में लाली थी और दिल में घुटन। तनु कमरे में देर तक श्रेयांश का इंतजार करती रही, लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने कबर्ड में से एक सादा सा सूट निकाला, भारी लहंगे से छुटकारा पाया और कपड़े बदलकर खुद को थोड़ा सहज महसूस करने की कोशिश की। फिर धीमी चाल से वो बिस्तर तक आई, जहां हर चीज बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी, एक नई दुल्हन के स्वागत के लिए। तकिए पर सिर रखते हुए पल्लवी के बारे में सोचने लगी। तनु, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद को यहीं पर खत्म कर दूंगी। मुझे हर हाल में जाना है। हे भगवान, पल्लवी दीदी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, उनकी रक्षा करना। वो रोते रोते उठ बैठी। उसे याद आया, आज उसने सुबह से एक बार भी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, जबकि रोज सुबह उसकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी मंदिर से, प्रार्थना से, और फिर ही कुछ खाती पीती थी। आज वो खुद को भगवान से भी दूर पा रही थी। दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर मेहमानों की आवाजें आ रही थीं, यानी लोग अभी तक सोए नहीं थे। उसे बाहर निकलने में थोड़ी सी झिझक महसूस हुई। कमरे के साथ एक और छोटा सा कमरा था। जरा सा गेट खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। इस कमरे के साथ एक छोटा सा मंदिर था। उसने गहरी सांस ली और उसे बहुत खुशी भी महसूस हुई। दबे पांव वो अंदर की ओर बढ़ गई। यहाँ वो पहले भी कई बार आई थी, लेकिन कभी इस कमरे में आने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस कमरे में मंदिर भी है। पहले वो नैना के ससुराल के सिलसिले में यहाँ आती थी, लेकिन कभी भी श्रेयांश से उसकी हाय हेलो तक नहीं हुई थी। आंखें बंद करके वो भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसे आसपास की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी और अपनी प्रार्थनाओं में पल्लवी की सलामती की दुआएं मांग रही थी। और तभी श्रेयांश कमरे में दाखिल हुआ। ठीक सामने मंदिर में खड़ी तनु को देखकर वो एक पल के लिए वहीं टिटक गया। धीरे से 2 कदम आगे बढ़ा और मंदिर के दरवाजे तक गया। सर पर हल्के से कॉटन का सफेद दुपट्टा, मेकअप से साफ चेहरा, जैसे उसके चेहरे से रोशनी फूट रही हो। इतना पवित्र, इतना भरपूर सौंदर्य। उसे देखकर वो एक पल में ही कहीं खो सा गया था। वो जब भी पहले यहाँ आई थी, श्रेयांश ने कभी उसे नजर भरकर देखना तो दूर, एक निगाह तक नहीं डाली थी। वो उसके लिए एक बच्ची की तरह थी, उससे 11 साल छोटी। लेकिन अब वो लड़की उसके नाम से जुड़ चुकी थी। ये सोचते ही उसके भीतर झुंझलाहट भर गई। और मर्दों की तरह उसके भी सुहागरात को लेकर बहुत से सपने थे, लेकिन उन सब पर पानी फिर गया था। अब इस बच्ची के साथ वो ये रस्म कैसे निभा सकता था? कहाँ वो 28 साल का जिम जाने वाला कसरती मजबूत मर्द, और कहाँ वो 17 साल की छोटी नाजुक सी लड़की। क्या वो उसकी शिद्दतों को सह पाएगी? वो गहरी सांस लेकर रह गया और अपना सर झुका लिया। तनु अभी भी भगवान जी के सामने खड़ी थी, जबकि उसके दिमाग में उलझने और गुस्सा दोनों चल रहे थे। खुद को समझाता हुआ वो बिस्तर की ओर बढ़ा। अपनी कलाई से महंगी घड़ी उतार कर एक तरफ रख दी। उसकी नजर उस बिस्तर पर पड़ी जिसे उसने कितने अरमानों से सजाया था। दिमाग में फिर गुस्से का गुबार उठा। उधर तनु अब भी रोते हुए भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी। भगवान जी, पल्लवी दीदी को अपनी कृपा में रखना और उन्हें कोई परेशानी मत देना। वो अभी तक इस बात से बेखबर थी कि श्रेयांश कब कमरे में आया और उसकी ये सारी प्रार्थनाएं सुन रहा था। वो चौंक पड़ा। तो क्या नैना भाभी जो कह रही थी वो सच था? क्या पल्लवी को भगाने में तनु ने उसकी मदद की थी? वो आंसू पोंछते हुए पीछे मुड़ी तो सामने श्रेयांश को बिस्तर पर बैठे देखकर चौंक गई। वो बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन श्रेयांश की आंखों में जिस तरह का गुस्सा था वो तनु से सहा नहीं जा रहा था। वो अपनी जगह से उठकर तनु के पास आया। जो पूछूं, सच सच बताना, क्या पल्लवी को भगाने में तुमने उसकी मदद की? श्रेयांश के शब्दों में इतना गुस्सा था कि मासूम तनु ने बिना सोचे समझे फौरन सिर ना में हिला दिया। वो इस कदर डर गई थी कि चाह कर भी सच न बता पाई। अगर वो उसे मारता तो भलाई इसी में है कि तुम इस खेल में शामिल नहीं हो, वरना मैं दुश्मन को सीधा नरक भेजना अच्छे से जानता हूँ। वो ठंडे लहजे में कहता हुआ, उसका गाल हल्के से छूता हुआ बाथरूम की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही तनु ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी सांसें थम गई थीं।
भगवान जी, मुझे भी इस आदमी से बचा कर रखना, ये तो बहुत गुस्से वाला है। वो मासूम सी लड़की अब अपने लिए भी दुआ मांगने लगी। रात के आखिरी पहर तनु की आंख खुली तो कमरे में हल्का अंधेरा था। प्यास की वजह से उसका गला सूख रहा था। उसने गर्दन मोड़ते हुए दूसरी तरफ देखा, जहां श्रेयांश गहरी नींद में सो रहा था। तनु की तरफ उसकी पीठ थी। उसके हल्के खराटों की आवाज सुनती हुई वो उसके बराबर से उठ बैठी। रात को वो सोफे पर ही सोने लगी थी जब श्रेयांश ने उसे बेड पर सोने के लिए कहा था और खुद करवट मोड़कर सो गया था। वो जानता था कि वो अभी छोटी है और सुहागरात के बारे में समझ नहीं सकती, इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर उसने नींद की गोली लेकर मुश्किल से खुद को नींद के हवाले किया था। जबकि दूसरी तरफ तनु को उसका इस तरह पीठ मोड़कर सोना बहुत चुभ रहा था। क्या वो इस कदर बुरी थी कि श्रेयांश ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, पर उसने खुद को संभाल लिया और बिस्तर की दूसरी तरफ लेटकर सोने का नाटक करने लगी। नींद उसे देर से आई थी, लेकिन प्यास के कारण अब फिर से उसकी नींद खुल गई थी। उसने एक बुरा सपना भी देखा था और इसी वजह से जाग गई थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसे सच में प्यास लग रही है। वो जग से पानी गिलास में उंडेलने लगी, लेकिन जग तो एकदम खाली था। उसे हैरानी हुई, यानी किसी ने उसके लिए पानी रखना भी गवारा नहीं किया। वो आंखों से आंसू पोंछती हुई उठी और कमरे से बाहर निकलकर किचन का रुख किया। वाटर कूलर से पानी निकाला और वापस कमरे में आई। गिलास में पानी डालते हुए वो एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। पानी पीकर गिलास एक तरफ रखते ही वो फिर से बिस्तर पर लेट गई। तभी श्रेयांश ने उसकी तरफ करवट पलटी। वो उसे देखती रह गई। पहली बार वो उसे इतने करीब से देख रही थी। गाल के नीचे हाथ रखे वो बड़े ही गौर से उस खूबसूरत मर्द को देख रही थी। वो एक जवान लड़की थी। नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। दिल में अभी किसी की तस्वीर नहीं उभरी थी। श्रेयांश ही वो पहला मर्द था जो उसकी जिंदगी में आया था और उसके दिल में घर कर गया था। उसका जी चाहा कि वो उसके करीब जाए, लेकिन वो उससे दूर था, क्योंकि वो उसे ना समझ बच्ची समझ रहा था। लेकिन 17 साल की लड़की के जज्बात में संगत की तलब होने लगी थी, जिससे श्रेयांश बिल्कुल अनजान था। शायद वो पल्लवी दीदी से मोहब्बत करता है, इसलिए मेरे करीब आना पाप समझता है। वो दुखी होती हुई आंखों से चुपचाप आंसू बहाने लगी। तभी नींद में श्रेयांश का हाथ उसकी कमर पर आया तो उसकी सांसें रुक गईं। दिल की धड़कन पहले ही थमी हुई थी, अब तेजी से धड़कने लगी। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी, जबकि श्रेयांश गहरी नींद में था। अगर वो जाग रहा होता तो शायद कभी भूल कर भी तनु के करीब न जाता। उसके इस जानलेवा स्पर्श को महसूस करती वो गहरी सांसें भरती रही और फिर आंखें मूंद लीं। उसने जानबूझकर श्रेयांश का हाथ अपनी कमर से नहीं हटाया था। उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था और उसी सुकून के साथ वो सोने की कोशिश करने लगी। पल्लवी ने सुबह होते ही सारी बात आरती को बता दी थी। आरती उसकी हालत देखकर बस अफसोस करती रह गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है पल्लवी, किसी गैर मर्द की मोहब्बत में घर छोड़ देना, अपनों को छोड़ देना बेवकूफी नहीं बल्कि गुनाह किया है तुमने। उसने दुख से कहा, जानती हूँ, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। न जाने कल मम्मी पापा ने इस सारे मामले को कैसे हैंडल किया होगा। सब मेरी वजह से हुआ, बर्बाद कर दिया मैंने उन्हें और खुद अपनी खुशियों को। मैं अपनी खुशियां मनाने चली थी। आरती, कैसी खुशियां देख लो, मैं अब भी खाली हाथ हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, तड़प रही थी। आरती ने उसका हाथ थाम लिया। पल्लवी, औलाद चाहे माँ बाप को कितना ही दुख क्यों न दे, माँ बाप फिर भी औलाद को अभिशाप नहीं देते। बस भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। उसने पल्लवी को समझाया तो पल्लवी गहरा सांस लेते हुए हाँ में सर हिला गई। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। तुम प्लीज मुझे किसी अच्छे से एनजीओ का एड्रेस दे दो, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती सिवाय तुम्हारे। पल्लवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पल्लवी, मेरी सास थोड़ी सख्त है, मुझे पता है वो तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगी। जबकि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं न जाने दूं। आरती ने दुख से कहा, इसमें मैं तुम्हें गलत क्यों समझने लगी, बल्कि मुझ जैसी लड़की को तो मर जाना चाहिए आरती, पता नहीं क्यों जिंदा हूं अब तक। पल्लवी बोली, भगवान से अच्छी उम्मीद रखो पल्लवी, वो सब बेहतर कर देगा। मैं खुद भी कभी ज्यादा बाहर नहीं निकली, लेकिन समीर से कहती हूँ, वो पता करवा देगा, फिर तुम चली जाना। समीर रात को काफी लेट घर आया था और आरती ने उससे पल्लवी के हवाले से बात की थी, जिस पर वो चुप हो गया था। खैर, अभी तो वो सो रहा था। पल्लवी को जबरदस्ती नाश्ता करवाकर वो कमरे से बाहर आई। मैं जब घर वापस आऊं तो ये लड़की घर पर न मिले
उसकी सास अपने किसी जानने वाले के घर जा रही थी, लेकिन जाने से पहले अपनी बहू आरती को वार्निंग देना नहीं भूली थी, जो बस दुख से सर हिला गई। पति की मौत के बाद उन्होंने ये संभल संभल कर घर बनाया था। सिंगल मदर थी, जिस वजह से वो कुछ ज्यादा ही गुस्से वाली हो गई थी और उनके अंदर कड़वाहट भर गई थी। आरती उनकी तबीयत अच्छे से समझती थी। समीर से उसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। समीर बहुत अच्छी नेचर का मालिक था, आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अपनी आरती पर जान छिड़कता था। सांस के निकलते ही आरती ने फौरन कमरे की ओर जाते समीर को जगाना चाहा। समीर, प्लीज उठो ना। वो उसे उठाते हुए धीरे से बोली। क्या हुआ, क्यों परेशान हो, बोलो, सब कुछ खैरियत तो है ना? वो उसकी ओर मुड़ता नींदी आंखों से देखने लगा। जी, वो ये काम था आपसे, आरती ने हिम्मत करके कहा। मैं सुन रहा हूँ, बोलो, समीर बेड से टेक लगाते हुए बोला। आरती ने अपनी दोस्त पल्लवी का जिक्र किया कि वो बेआसरा है, उसे किसी अनाथ आश्रम में जाना है, जबकि बाकी सारी बातें वो जानबूझकर गोल कर गई। आप किसी अच्छे से एनजीओ का पता करवा दें, मैं उसे वहां भेज दूंगी, वो जल्दी से बोली। तो समीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। इस तरह के एरियाज ठीक नहीं होते आरती, जगह जगह ऐसे एनजीओ बने होते हैं, जबकि हकीकत इनकी कुछ और ही होती है। खैर, थोड़ा वक्त लगेगा, मैं पता करवा देता हूँ। वो वापस लेटने लगा। प्लीज समीर, आज ही। मम्मी जी ने कहा है मेरे आने से पहले वो चली जाए, और उसका कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगी? आरती के लहजे में हमदर्दी उतर आई थी अपनी दोस्त के लिए। डोंट वरी आरती, मैं कुछ करता हूँ। समीर ने उसकी अपनी दोस्त की इतनी फिक्र पर मुस्कुराते हुए कहा और फिर उठकर बैठ गया तो वो हल्के से मुस्कुरा दी, जबकि समीर ने अगले पल से खींचकर खुद के करीब कर लिया। सबकी फिक्र है, लेकिन पति की नहीं। थका हारा आया है, कुछ चाय पानी भी नहीं पूछा। वो उसके होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो शर्माकर उसके सीने में समा गई। सारी रात नैना ने आंखों में काटी थी। कार्तिक उससे बहुत नाराज हो गया था और अब वो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था, जिस पर नैना का दिल दर्द में डूबा हुआ था। सुबह उठते ही बिना नैना से बात किए वो कमरे से निकल गया। नैना का दिल चाहा पल्लवी सामने हो और वो उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। आज श्रेयांश का रिसेप्शन था। नैना बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर श्रेयांश और तनु को पहले से मौजूद देखकर थोड़ा सा चौंकी। क्या बात है नैना, आज कुछ ज्यादा ही देर से जागी हो? पता भी है घर में नई नवेली दुल्हन आई है, बजाय उसकी खातिर करने के तुम अपनी खातिर करवा रही हो। सास की चुपती आवाज कानों से टकराई तो नैना ने एक निगाह तनु की ओर डाली, जो बुरी तरह से घबरा गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? टेबल पर जो ये सब कुछ सामान तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये सब तनु ने ही बनाया है, माया जी ने नैना को जताने वाले अंदाज में कहा। उनकी बात पर नैना का मुंह बन गया, लेकिन वो खामोश रही। सामने ही कार्तिक भी बैठा था। उसके सामने कुछ भी बोलकर वो बुरा नहीं बनना चाहती थी। कार्तिक ने सिर्फ एक जूस का गिलास लिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कार्तिक बेटा, कहाँ जा रहे हो? आज तो श्रेयांश का रिसेप्शन है ना, क्या तुमने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली? प्रताप जी ने कार्तिक को अपनी जगह से खामोशी से उठते हुए देखा तो टोक दिया। पापा, आज एक जरूरी मीटिंग है, इस वजह से जाना पड़ेगा। रिसेप्शन वैसे भी रात को है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो बिना किसी की तरफ देखे बाप को जवाब देता लंबे लंबे डग भरता वहां से बाहर निकल गया, जबकि माया जी ने दुखी निगाहों से नैना की ओर देखा। क्या बात है? कार्तिक इस तरह तो कभी नाश्ता छोड़कर नहीं गया, आज बिना नाश्ता किए चला गया। कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के बीच? सास की जासूसी भरी बातों पर नैना के लब सिमट गए। हमारा आपस का पर्सनल मामला है, डिस्कस करना जरूरी नहीं समझती मैं यहाँ पर। वो भी ठंडे शब्दों में कहती हुई नाश्ते की टेबल से खामोशी से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। देख रहे हैं ना इसके टेबल, न जाने कैसी परवरिश की है इसकी माँ ने। अच्छा हुआ छोटी बहन मेरे श्रेयांश की दुल्हन बनकर यहाँ नहीं आई, वो भी इसके जैसे ही निकलनी थी। पल्लवी की चर्चा पर श्रेयांश के लब बुरी तरह खिंच गए। इस मौके पर पल्लवी का नाम लेना उसे सख्त बुरा लगा। वो भी कुर्सी पीछे करते हुए खामोशी से टेबल से उठ गया। अरे श्रेयांश बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? माया जी ने उसे फौरन से रोकना चाहा। कुछ काम है, आता हूँ अभी थोड़ी देर में। उसका अंदाज भी बेइंतहा सर्द था। न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे हंसते मुस्कुराते परिवार को। सर, जो नंबर आपने लास्ट टाइम बताया वो यहीं की लोकेशन शो कर रहा है। मंजीत के आदमी उसे रेलवे स्टेशन लेकर आए थे और वो रोड दूर दराज शहर की ओर जाता था। सब तरफ पता करो कि किस शहर का टिकट लिया है उसने। मुझे फौरन इन्फॉर्म करो, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। मंजीत बेचैनी से अपने घने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। उसकी आंखें लाल हो रही थी, जो रत जगह का ऐलान कर रही थी।
वो जहां कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो दिल ही दिल में मजबूत इरादा कर रहा था। वो वापस गाड़ी में आ बैठा। मैं नहीं जानता मेरे भगवान ये प्यार मोहब्बत क्या होता है। मैंने तो उसे बस श्रेयांश से बदला लेने की खातिर इस्तेमाल किया था, लेकिन आज समझ आ रहा है, एहसास हो रहा है, वो बदला नहीं था, वो तो मेरा इश्क था। अगर वो मुझे ना मिली तो न जाने मैं क्या कर जाऊंगा। मुझे वो हर हाल में चाहिए मेरे भगवान। मंजीत बेताबी से बोला था। समीर ने अपनी माँ से बात करके पल्लवी को अपने घर रहने की इजाजत दिलवा दी थी। इस तरह कहीं भी ठहराने का रिस्क वो नहीं ले सकता था, इसलिए पल्लवी वहीं रहने लगी। आरती की सास का व्यवहार उखड़ा उखड़ा रहता था, पर समीर उसको अपनी बहन की तरह समझता और उसकी दोस्त आरती तो उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जुनूनी मंजीत एक न एक दिन उसके पास तक पहुंच ही जाएगा। श्रेयांश का रिसेप्शन बहुत ही शानदार और ऊंचे पैमाने पर किया जा रहा था। बिजनेस कम्युनिटी से लेकर खानदान का हर इंसान इस रिसेप्शन में आया हुआ था। मासूम सी तनु को ब्यूटिशियन ने मेकअप करके और भी अच्छे से निखार दिया था। वो अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी दिखाई दे रही थी, और ये भी माया जी का हुक्म था कि दुल्हन को उम्र में बड़ा दिखाना चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि बच्ची को ब्याह कर ले आए। बातें करने वालों ने बातें तो बनाई थी कि पल्लवी की जगह उसकी कजिन को ब्याह कर क्यों ले आए, लेकिन सब बातों को इग्नोर किया गया। संजना जी अचानक तबीयत खराबी का बहाना करते हुए फंक्शन छोड़कर चली गई थी। नैना ने एक निगाह श्रेयांश और तनु को एक साथ स्टेज पर बैठा देखा तो गुस्से से भर गई। यहाँ वो पल्लवी को सोच रही थी, लेकिन उसने खुद ही अपनी जगह छोड़ दी थी। पर अब उसका दिल कर रहा था कि श्रेयांश तनु को छोड़ दे। तनु उसके घर में उसकी देवरानी बनकर उसके बराबर का सम्मान कैसे पा सकती थी, जबकि सारी जिंदगी वो उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती आई थी, और आज आज वो उसके बराबर आकर खड़ी हो गई थी। इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो तनु। कुछ देर के लिए स्टेज पर तनु को अकेला पाकर वो उसके पास आई। थैंक यू, वो धीरे से मुस्कुराई। मुंह दिखाई में क्या मिला, जासूसी भरे अंदाज में पूछा। कुछ भी नहीं दिया, वो मासूमियत से बोली। नैना के दिल में छुपी नफरत को समझ न सकी और सादगी से जवाब देती चली गई। क्या मतलब? सुहागरात भी नहीं मनाई? वो थके थे तो सो गए, तनु ने धीरे से जवाब दे दिया। सच में तनु? मतलब तुम्हें देखा भी नहीं, तुम्हारी तारीफ भी नहीं की और मुंह फेर कर सो गया? नैना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तनु ने एक नजर नैना को देखा और सर झुका गई। अमेजिंग, मतलब उसे तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं लगी कि वो तुम्हारे करीब आता? खैर, ये सब तो किस्मत की बातें होती हैं। उसे सर से पांव तक देखती नैना तंज से कहकर उठ गई, जबकि उस मासूम की आंखों में आंसू भर आए। क्या बात है श्रेयांश, क्या तनु अच्छी नहीं लगी तुम्हें? अब वो श्रेयांश को अकेला देखकर जलती पर तेल का काम करने आई थी। क्या मतलब आपकी इस बात का? वो सीने पर बाजू बांधे तीखे अंदाज में बोला। क्यों छुपा रहे हो? तुमने तनु को मुंह दिखाई भी नहीं दी, बेचारी इतनी अपसेट है, नैना ने अफसोस से कहा। तो श्रेयांश ने दांत पीसते स्टेज पर बैठी तनु की ओर देखा। आपसे मतलब? ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको जरूरत नहीं बीच में बोलने की। वो पहले ही पल्लवी की वजह से भड़का हुआ था और नैना की बात उसे और भी सुलगा रही थी। ओह, पर्सनल मैटर? लेकिन वो तो तुम्हारी ये नासमझ दुल्हन सबके सामने खोल कर बैठी है, तुम्हारी इज्जत का फालूदा कर रही है। वो तो मैंने उसे टोका तो मुझे भी रोकर बताने लगी कि तुम उसके करीब भी नहीं गए, बल्कि उससे पीठ फेर कर सो गए। नैना की बात पर श्रेयांश का चेहरा खतरनाक हद तक लाल पड़ गया था। तनु उम्र में छोटी जरूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि कमरे की बातें खोल खोल कर दूसरों को बताती। वैसे तुम्हें उसे पहली रात ही नकेल डालकर रखना चाहिए था, ताकि तुम्हारी इज्जत सबके सामने 2 कौड़ी की न होती। नैना ने मुंह बनाते सर हिलाते अफसोस से कहा। आपकी बहन ने जो कारनामा किया है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता हमारे खानदान में किसी की इज्जत 2 कौड़ी की भी बची है। वो तो इन बातों को समझती नहीं, लेकिन आप तो समझती है ना, आपकी बहन भी समझती है। और रही बात उसके करीब जाने की, वो थोड़ा और अपनी भाभी के पास झुका, ठंडे लेकिन धीमे लहजे में बोला। तनु मेरी बीवी है, जब चाहूं जिस वक्त चाहूं उससे अपना हक ले सकता हूं। जायज रिश्ता है उसका मेरे साथ। आप जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी का मातम मनाइए, जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते के बगैर इस घर से भाग गई है, और अब किसी गैर मर्द की बाहों। श्रेयांश, नैना ने गुस्से से उसकी बात काटी, लेकिन जो भी वो कह रहा था सच बोलकर उसे चोट पहुंचा रहा था। क्या हुआ? अपनी बारी? सच बर्दाश्त नहीं हुआ? अगर सुनने की हिम्मत ना हो तो बोलने से पहले सोच लिया करो। वो उन्हें आईना दिखाता हुआ बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया।
नैना उसकी बातों पर गुस्से से बल खाती रह गई। तनु रिसेप्शन के बाद फ्री होती कमरे में आईने के सामने खड़ी अपनी सिल्वर ब्लैक रंग की कीमती साड़ी में खुद को देखती हुई धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। कल तो बस घर पर ही तैयार हुई थी, लेकिन आज उसे बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजाया गया था। अपने चेहरे को गौर से देखते हुए और अपने चेहरे के हर नक्श को धीरे धीरे अपनी उंगलियों से छूकर महसूस करने लगी। फिर अपनी महंगी ज्वेलरी को देखती शर्माती सी मुस्कुरा रही थी। आईना उसे अपनी तारीफ करता दिखाई दिया। क्या ही हो जाता अगर श्रेयांश जी मेरी थोड़ी सी तारीफ कर देते। कितने कंजूस है, मुंह दिखाई भी नहीं दी। कितना शर्मिंदा हुई भाभी के सामने। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती रही और फिर अपने कानों से इयररिंग निकालने लगी कि तभी श्रेयांश धाड़ से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे यूं गुस्से से अंदर आता देख उसका हाथ कान के पास जाता रुक गया था। दिल जोर से धड़कने लगा, पलकें झपकने से इनकार करने लगी। न जाने क्यों तनु का जी चाहा कि वो उसके चौड़े सीने में समा जाए और श्रेयांश भी उसे प्यार करे, उसकी तारीफ करे। लेकिन उसके चेहरे पर फैला गुस्सा देखकर वो अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुंह दिखाई चाहिए। वो उसके पास आता उसका रुख अपनी ओर मोड़ गया। तनु ने फौरन सर नामे हिलाया। तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों कमरे की बातें बाहर निकाल रही हो? उसे झकझोरते हुए उसने बाजुओं से पकड़ लिया। वो नाजुक सी लड़की अपना सांस रोककर श्रेयांश को सहमे हुए अंदाज में देख रही थी। हो कितनी सी तुम, और तुम्हें संगत की आग लगी है। वो उसके सामने इतनी बेबाक बात कर रहा था कि तनु की आंखें आंसुओं से भरने लगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया भगवान जी, ये मुझे इतना डांट क्यों रहे हैं? मैंने दिल ही दिल में बोलते वो श्रेयांश को देखती चली गई, जबकि भूल गई थी कि आज ही नैना को वो जाने अनजाने तौर पर अपनी पर्सनल बात का सिरा पकड़ा आई थी। श्रेयांश ने उसकी कलाई को जोर से दबोचा। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुहागरात क्या होती है। तुमने भाभी के सामने क्या बकवास की कि मैं तुमसे रुख मोड़कर सो गया था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। श्रेयांश ने तनु का साड़ी का पल्लू हटा दिया कि तनु अचानक से उसके इस काम पर बौखला गई। आंखों में आंसू आ गए। सामने उसे इस रूप में देखकर अचानक श्रेयांश के जज्बात भड़के। वो इतनी कम उम्र भी नहीं थी, 2 महीने के बाद 18 की हो जानी थी, और उसके भरे भरे वजूद को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इतनी छोटी है। वो तो भरपूर हुस्न की मालिक थी, और ये जवानी का हुस्न श्रेयांश को एक पल में जज्बातों से चूर कर गया था। उसे बाहों में उठाते हुए उसका सर तकिए पर गिरा गया और उसके ऊपर बादल बनकर छा गया। तनु बुरी तरह घबराई। श्रेयांश, उसने सहमे हुए उसका नाम लिया। क्या हुआ? अब डर क्यों रही हो? तुम यही तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। वो उसकी गर्दन पर हाथ फेरता उसकी गर्दन को नरमी से अपने हाथ में ले गया। तनु के गुलाबी होंठ उसे अपनी ओर खींच रहे थे। वो रो देने को तैयार थी कि श्रेयांश ने खुद पर काबू पाया। आवाज ना आए तुम्हारी, जितना पूछूं उतना जवाब देना। भाभी से क्या बात हुई थी तुम्हारी? वो अब पीछे होता बैठ के किराउन से टेक लगाते उसे अपनी गोद में बिठा गया, जबकि वो अपनी धड़कनों को अपने मुश्किल से संभाले हुए थी। पलकें उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो मुंह दिखाई कर पूछ रही थी। सर झुकाए मुजरिमों की तरह जवाब दिया, जबकि नजरें अभी तक झुकी हुई थी। और तुमने तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया कि न मुंह दिखाई दी और न सुहागरात मनाई। इतनी बेशरम कब से हो गई तुम? उसकी नाजुक सी कमर को मुट्ठी में दबोचते हुए गुस्से से बोला। नहीं, कुछ नहीं बताया। वो डर के मारे फिर से झूठ बोल गई। अच्छा, तो उन्हें क्या सपने आते हैं जो उन्हें हमारे कमरे का हाल मालूम हो गया कि रात को हम एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। अब की बार अंदाज धीमा था, लेकिन सांसें गर्म थीं, और गर्म सांसों से वो तनु को पिघला रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। वो गहरी सांस भरते बोली, जिससे उसकी छोटे से सिल्वर ब्लाउज में कैद खूबसूरत धड़कनें अपना अलग ही रूप दिखाने लगी। मैं तो तुम्हें मासूम छोटी सी लड़की समझ रहा था, लेकिन तुम तो पूरी कयामत निकली यार। वो उसे खींचकर अपने सीने में भींच गया। श्रेयांश, वो हकलाई, जबकि वो उसकी नाजुकी को अपने सीने पर मिस करता बुरी तरह बहकता जा रहा था। फिर झटके से उसे तकिए पर उस पर झुकता चला गया। उसकी गर्दन से उसके लबों तक का सफर वो कुछ ही पलों में तय कर गया। तनु की बेख्तियार सिसकियां उसे जुनून में भर रही थी। वो भूल गया था कि अभी उसकी एज क्या है। बस उसे याद था कि वो उसकी पत्नी है, नई नवेली पत्नी, जिसे आज वो पहली बार छू रहा था। तनु की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुझे डर। तनु की आवाज निकली। कुछ नहीं होगा। श्रेयांश बहुत ज्यादा जुनूनी हो रहा था। तनु की पुकार पर खुद को कुछ हद तक काबू कर लिया। तनु ने बेख्तियार होते खुद को अपनी ही बाहों में समेटा और परेशान नजरों से श्रेयांश को देखने लगी। वो ये तो चाहती थी कि श्रेयांश उसके करीब आए, उसे प्यार करे,
लेकिन प्यार में इस हद तक एक दूसरे के करीब हुआ जाता है, उसे ये अंदाजा नहीं था। वो लैंप की रोशनी भी कम करता तनु पर बादल बनकर छा गया। तनु की धड़कनों पर झुकता, वो फिर से जुनूनी हुआ था। लेकिन तनु की सिसकियों पर वो खुद को होश दिलाता, अपने जुनून को कुछ हद तक कम कर लेता। लेकिन गुजरती रात में उसका जुनून कभी सर चढ़कर बोलता, तो कभी सामने वाले की नाजुकता देखकर नरम पड़ जाता। उसकी बहकी मोहब्बत भरी संगत में धीरे धीरे तनु भी पिघलती जा रही थी। लेकिन कुछ मीठा मीठा दर्द था जो उसकी आंखों में नमकीन पानी भर गया था, और अब वो आंसू की सूरत में तकिए में गिरता जा रहा था। लगभग 3 साल बाद आहूजा मेंशन में सभी इस वक्त बहुत खुश थे। नैना और कार्तिक की भी आपस में सुलह हो गई थी। वक्त रहते कार्तिक ने नैना को समझाया और तनु को उसकी जगह देने को कहा, ताकि घर में सब कुछ ठीक हो जाए और कोई तमाशा न लगे। भगवान ने नैना को अभी तक औलाद नहीं दी थी, लेकिन अब कार्तिक ने उससे वादा किया था कि वो औलाद के लिए कभी भी दूसरी शादी का नहीं सोचेगा। भगवान ने औलाद देनी होगी तो नैना से ही देगा। कार्तिक ने उसे यकीन दिलाया। तब वो अपने आप को धीरे धीरे बदलती चली गई, और आज श्रेयांश और तनु के 1 साल के बेटे को बिल्कुल अपनी माँ की तरह चाहती थी। बिल्कुल भी जलन या नफरत नहीं करती थी। श्रेयांश ने सच्चे मन से तनु को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था, बल्कि उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब भी चुका था। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती ने श्रेयांश के दिल को अपने काबू में कर लिया था, और उन खुशियों को पूरा किया था उनके बेटे ने आकर। आहूजा मेंशन में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज आहूजा मेंशन के इकलौते वारिस की पहली सालगिरह थी। केक कटना था, लेकिन सभी नन्हे शोभित को जगह जगह कर परेशान थे। वो पेट भरते ही सो गया था और अब उठने का नाम नहीं ले रहा था। जबरदस्ती जगाना चाहा तो वो रोने लगा, इसीलिए केक कट नहीं हो पा रहा था। प्रताप जी श्रेयांश को हाथ के इशारे से अपने पास बुला रहे थे। वो अपनी बीबी को एक आंख बिंक करता हुआ उनके पास चला गया। सब खुश थे, सबके चेहरे जगमगा रहे थे कि अचानक एक धमाके से दरवाजा खुला। सबकी नजरें वहीं टिक गईं। पल्लवी को खड़ा देखकर सभी हैरान रह गए। उसके साथ खड़े इंसान को देखकर श्रेयांश का दिमाग एकदम घूम गया। तनु के कदम अचानक ही श्रेयांश की ओर उठे। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। जानती थी कि वो बहुत गुस्सैल है, कहीं गुस्से में कुछ गलत न कर दे। इन 3 सालों में वो जान गई थी कि उसकी मौजूदगी श्रेयांश के गुस्से को ठंडा कर देती है। पल्लवी अपने साथ खड़े मंजीत राजपूत के बाजू को मजबूती से थामे खड़ी थी, जो आज जबरदस्ती उसे यहाँ लेकर आया था। मंजीत ने 2 दिन में ही उसे ढूंढ लिया था, लेकिन उसे मनाने में उसे पूरे 2 साल लग गए थे। वो उसे माफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन मंजीत भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने उसे मना कर ही दम लिया और पूरे 2 साल बाद उससे शादी करके अपने घर ले आया था। पिछले 1 साल से वो उसकी पत्नी बनकर उसके साथ तो रह रही थी, लेकिन अजनबियों की तरह। उसने हंसना बोलना तक छोड़ दिया था। मंजीत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने पल्लवी के घर वालों से फोन पर बात की। उन सब से पल्लवी के लिए माफी भी मांगी, और तब तक बात करता रहा जब तक उन्होंने पल्लवी को माफ नहीं कर दिया। अब वो श्रेयांश के पास गया, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। पल्लवी के लिए वो सबके आगे हाथ फैलाने लगा। शायद वो मोहब्बत से इश्क के सफर तक पहुंच चुका था, और उसे इस इश्क का एहसास भगवान ने करवा दिया था। धीरे धीरे वो सबको पल्लवी के लिए मनाता चला गया, बिना उसकी जानकारी के। और आज एक फंक्शन का कहकर जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर चला आया था। पल्लवी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब यहाँ आकर वो डर रही थी। उसके सामने सब अपने खड़े थे, आंखों में आंसू लिए बोलते हुए मंजीत का बाजू मजबूती से थामे वो उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में शिकवा था। इससे पहले कि वो वापस पलट जाती, मंजीत ने उसका हाथ थामकर सिर झुकाया और उसको लिए उसके माँ बाप की ओर बढ़ा। वो डरते डरते मंजीत के पीछे छुप गई और रोने लगी। मंजीत ने उसे अपने पीछे से आगे लाकर उसके माँ बाप के सामने खड़ा कर दिया। संजना जी उसे देखकर रो पड़ी और फिर अचानक ही अपनी बाहें फैला दी। वो हैरान होती उनके सीने से जा लगी। रमेश जी की ओर डरते हुए देखा और उनके आगे हाथ जोड़ दिए। होंठ कुछ बोलने के काबिल नहीं थे। उसके पापा ने भी आगे बढ़कर अपने सीने से लगा लिया। नैना और कार्तिक ने भी उसे माफ कर दिया। सबने उसे माफ कर दिया था, लेकिन माफी ऐसे ही नहीं मिली थी। इस सब के लिए मंजीत ने क्या क्या नहीं सुना था, क्या क्या नहीं सहा था, ये सिर्फ वही जानता था। पल्लवी ने श्रेयांश की ओर देखा तो वो रुख फेर गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तनु ने श्रेयांश की कलाई थामी तो उसने तनु की तरफ देखा तो दिल एकदम
शांत हुआ। इसी बीच नन्हा शोभित उसके कंधे से मुंह निकाल कर जोर से रोना शुरू कर गया तो सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया। तनु ने उसे अपनी बाहों में लिया तो वो चुप हो गया। माँ की गोद से सबको एक नजर देख रहा था और हैरान भी हो रहा था। भाई लो, हमारे पोते का अब मूड ठीक हो गया है तो केक कट कर लिया जाए। प्रताप जी ने शोभित को अपनी गोद में लिया और केक कटिंग सेरेमनी में सबने मिलकर शोभित को अपने दादा के साथ केक काटते देखा और तालियां बजाई। माफ नहीं कर सकते तुम दोनों, पल्लवी ने तनु और श्रेयांश की ओर देखकर कहा। तनु का बस नहीं चल रहा था कि वो फौरन आगे बढ़कर बहन के गले लग जाए, लेकिन श्रेयांश की वजह से वो अपने दिल की बात नहीं सुन रही थी। श्रेयांश ने एक नजर मंजीत को और फिर एक नजर पल्लवी को देखा और कहा, अपने बच्चे की वजह से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। इतना कहते ही वो शोभित की ओर बढ़ गया। तनु ने झुककर पल्लवी को गले से लगाया। पल्लवी दीदी, आप बहुत कमजोर हो गई हैं। अपना ख्याल नहीं रखती क्या? वो रोते हुए उससे पूछ रही थी, जबकि पल्लवी तो मुस्कुरा भी न सकी। थैंक यू मंजीत। रात को सोने के लिए लेटे तो वो मंजीत के सीने पर सर रख गई। आज शादी के पूरे 1 साल बाद वो मंजीत के करीब आई थी कि मंजीत का दिल धड़कना ही भूल गया। आई एम सॉरी पल्लवी, मेरी वजह से तुमने क्या कुछ नहीं सहा, मुझे एहसास है। और भगवान की कृपा कि उसने मुझे इतनी हिम्मत और सब कुछ सही करने का हौसला दिया कि समय रहते सब कुछ ठीक हो गया। वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखता हुआ बोला और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मंजीत, आई एम सॉरी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। जोड़ भी सकती हो अपनी मोहब्बत से, वो उसे अपने करीब करता हुआ सरगोशी भरे अंदाज में बोला। तो पल्लवी ने पलकें झुकाई और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके अंदर तक सुकून उतर गया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।